लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, इसमें सबसे पहला वर्ड जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि ना तो वो चीज बढ़ेगी और ना ही वो चीज घटेगी। इट्स मीन कि जिस चीज के भी बारे में बात की जाएगी वो कंजर्व रहेगी, वो बाकी रहेगी। अब एक आइसोलेटेड सिस्टम को यहाँ पर हमें आपको पहले समझाना होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए हम बात कर रहे हैं किसकी? आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बेटा? तीन तरह के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम होता है ओपन, एक सिस्टम होता है क्लोज और एक सिस्टम होता है आइसोलेटेड। अब सिस्टम के अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं, बहुत ज्यादा मतलब जिसको हमने ऑब्जर्व करना होता है। वो क्या चीजें होती हैं? पहली चीज होती है मास और दूसरी चीज होती है एनर्जी। मास और एनर्जी। अगर किसी सिस्टम में फर्ज करें कि मेरे पास ये कंटेनर है, तो मैं इस कंटेनर को भी एक सिस्टम कह सकता हूं, जिसमें मैं खाना पका रहा हूं, पेट्रोल भर रहा हूं, या इसके अंदर कंप्यूटर का सारा सामान रखा हुआ है, या कुछ भी। ठीक है, तो ये सिस्टम कहलाएगा। अगर इसको मैं अपनी ऑब्जर्वेशन में लेकर आऊंगा तो क्या कहलाएगा? ये सिस्टम कहलाएगा। इवन एक पंखा भी अपने आप में क्या है? एक सिस्टम है। अब अगर किसी सिस्टम में मास इंटर हो सकता है और मास उसमें से निकल सकता है, सिमिलरली उस सिस्टम में एनर्जी अंदर जा सकती है और उस एनर्जी की वजह से तब्दीलियां आ सकती हैं, और सिमिलरली उस सिस्टम में से एनर्जी वापस बाहर भी निकल सकती है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। अगर किसी सिस्टम में मास दाखिल भी हो सके और निकल भी सके, सिमिलरली एनर्जी इंटर भी हो सके और आउट भी हो सके, तो ऐसा सिस्टम कहलाता है ओपन सिस्टम। ठीक है जी। अब ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि आपके घर के पकाने वाली हंडिया, जिसमें मास इंटर भी हो सकता है और मास निकल भी सकता है। सिमिलरली उसमें एनर्जी इंटर भी हो सकती है और एनर्जी निकल भी सकती है। अच्छा, एक सिस्टम ऐसा होता है जिसके अंदर मास तो अंदर आ सकता है और जा सकता है, मगर जो एनर्जी है, सॉरी, एनर्जी तो इंटर भी हो सकती है और एग्जिट भी हो सकती है, मगर मास ना तो इंटर होगा और ना ही उसमें से एग्जिट होगा। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। एक क्लोज सिस्टम के अंदर जो मास है वो मास जितना है उतना ही रहेगा, मगर जो एनर्जी है उसकी एनर्जी तब्दील हो सकती है। ऐसा सिस्टम कहलाता है क्लोज सिस्टम। और फिर तीसरा और आखिरी सिस्टम है कि जिसमें ना तो मास इंटर हो सकता है, ना मास एग्जिट हो सकता है, और ना ही उसमें से हम एनर्जी उसमें डाल सकते हैं, ना ही उसमें से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीन सिस्टम हो गए। ओपन सिस्टम, मास इंटर हो सकता है, मास एग्जिट हो सकता है, एनर्जी इंटर हो सकती है, एनर्जी एग्जिट हो सकती है। क्लोज सिस्टम, मास ना तो इंटर होगा ना एग्जिट होगा, उस सिस्टम के अंदर जितना मास है वो उतना ही रहेगा, मगर एनर्जी अंदर जा भी सकती है और एनर्जी उसमें से वापस बाहर आ भी सकती है। और तीसरा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें एनर्जी भी अंदर नहीं जा सकती, मास भी अंदर नहीं जा सकता, एनर्जी भी बाहर नहीं निकल सकती, मास भी बाहर नहीं निकल सकता। आइसोलेटेड सिस्टम मैंने यहाँ पर सिर्फ इसलिए पढ़ाया है क्योंकि हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो स्टेटमेंट है उसमें वर्ड आने वाला है आइसोलेटेड। और इस आइसोलेटेड का वर्ड किस तरह से आ रहा है, यहाँ पे लिखते हैं द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is remain constant
यानी कि अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस मौजूद हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, कि फर्ज कीजिए कि मेरे पास एक प्यारा सा कंटेनर मौजूद है, और ये जो मेरा प्यारा सा कंटेनर है, और मान लेते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में हमने कहा कि गैस के छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो है वो क्या है, फैले हुए हैं इस तरीके से। अब मैं इनको मुख्तलिफ जगहों पे स्प्रेड कर देता हूं। ये हमने गैस के मॉलिक्यूल्स को फैला दिया, एक कंटेनर के अंदर है, और हमने ये मान लिया है कि ये जो कंटेनर है ये आइसोलेटेड है। यानी कि अब कुछ भी हो जाए, इस कंटेनर में से ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये ना तो बाहर निकल सकते हैं और ना ही इनमें मजीद गैस के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, बिकॉज दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब दूसरी चीज क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे होंगे, यहाँ वहां ऐसे भी मूव कर रहे होंगे, ऐसे भी मूव कर रहे होंगे, इस तरह से भी मूव कर रहे होंगे, अलग अलग तरीके से इनकी मूवमेंट रहेगी। और जो इनकी मूवमेंट अलग अलग तरह से रहेगी, तो इस मूवमेंट के दौरान क्या होगा, इस मूवमेंट के दौरान ये एक दूसरे से टकराएंगे भी, और जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो एक दूसरे से टकराने की वजह से इनमें से कुछ पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, और कुछ पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है, क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है, ना एनर्जी अंदर आ सकती है ना एनर्जी बाहर जा सकती है, यानी कि सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो बरकरार रहेगी। और जब एनर्जी बरकरार रहेगी तो भले एक सब्सटेंस की वेलोसिटी बढ़े तो दूसरे सिस्टम की वेलोसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में? क्यों मैं ये बात इसलिए यहां पर कह रहा हूं, क्योंकि हमने पढ़ी थी काइनेटिक एनर्जी AE, और काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स मुसलसल मूव कर रहे हैं, इट्स मीन उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, और उनके अंदर जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज्यादा उनकी वेलोसिटी होगी। अब अगर एक पार्टिकल आकर जोर से टकराया इस दूसरे पार्टिकल से, तो टकराने की वजह से मेरे पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो गई और दूसरे के टकराने की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो क्या हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये हुआ है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई इसमें, और जब इसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई इसमें, तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इसमें तब्दील हुई, तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी तब्दील हो गई इसके अंदर, यानी कि इस बॉडी ने अपनी वेलोसिटी को ट्रांसफर कर दिया इसमें। जबकि पूरे के पूरे सिस्टम का मास क्या रहेगा, पूरे के पूरे सिस्टम का मास सेम रहेगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, दूसरे लफ्जों में, और वो क्या है, द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, नहीं, द टोटल मोमेंटम of the bodies before collision and after collision remain same। यानी कि मैं कहता हूं, फर्ज कीजिए कि मेरे पास दो पार्टिकल, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, इसके मास को मैंने मान लिया m1 और दूसरे पार्टिकल के मास को मैंने मान लिया m2, और इसको मैं स्मॉल कर देता हूं। जब इन दोनों पार्टिकल्स ने एक दूसरे को हिट नहीं किया था, इनके ये पार्टिकल यहां था और ये पार्टिकल यहां था, और ये पार्टिकल अपनी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड से आगे बढ़ रहा था इस तरह से, और ये पार्टिकल भी अपनी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड से बढ़ रहा था इस तरीके से आगे। तो पहले वाले पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी थी v1, और दूसरे वाले पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी थी v2। अब लेट्स अज्यूम द क्वांटिटी, इनकी क्वांटिटीज को भी हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जो मेरे पहले गैस का मॉलिक्यूल था उसका वजन, फर्ज करने में तो कुछ भी नहीं जाता, उसका वजन था 10 ग्राम, और दूसरे गैस के पार्टिकल का वजन था 15 ग्राम।
सही है। और पहले गैस के पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी थी आगे बढ़ने की, वो थी लगभग 2 मीटर पर सेकंड, और इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, इसकी वेलोसिटी इससे भी कम थी, और वो कितनी थी, वो थी 1.5 मीटर पर सेकंड। और ये इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 20 ग्राम्स मीटर पर सेकंड, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर लें आप, और 15 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना होगा, 22.5 ग्राम्स मीटर पर सेकंड। ये वैल्यूज है मोमेंटम बिफोर कोलिजन। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि ये दोनों बॉडीज आगे बढ़ी, और आगे बढ़कर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ टकराव किया। ये यहाँ पे आई, यहाँ पर आए, दोनों टकराया। टकराने के बाद ये वाली बॉडी यहाँ मूव करने लगी वापस, ये बॉडी यहाँ पे वापस मूव करने लगी, और जब दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को हिट किया, तो जब दोनों ने एक दूसरे को हिट किया तो जाहिर सी बात है बॉडीज का मास थोड़ी तब्दील होगा, इसका मास अभी भी m1 रहेगा, और इस बॉडी का मास अभी भी क्या रहेगा, m2 रहेगा। मैं लिख देता हूँ, m2। अच्छा, मगर क्या होगा, इनकी वेलोसिटीज जरूर तब्दील होंगी। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा थी शायद उसकी वेलोसिटी कम हो जाए, और जिसकी वेलोसिटी कम थी शायद उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि जिसका मोमेंटम ज्यादा था उसका मोमेंटम कम हो जाए, और जिसका मोमेंटम कम था उसका मोमेंटम ज्यादा हो, क्योंकि मोमेंटम का टोटल ताल्लुक अब किस पे है, वेलोसिटी पे है, क्योंकि मास तो तब्दील हो नहीं रहा। तो मैंने बोला इसकी जो बॉडी 1 थी उसके मोमेंटम तब्दील होकर हो गया u1, वेलोसिटी तब्दील होकर u1 हो गई, यानी कि इसका मास था 10 ग्राम मल्टीप्लाई बाय इसकी वेलोसिटी अब हो गई 2 पॉइंट, अब इसकी वेलोसिटी हो गई, फर्ज करें एक्सचेंज कर ली वेलोसिटी, 1.5 मीटर पर सेकंड। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 24 ग्राम्स मीटर पर सेकंड। और जो मेरा दूसरा पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी पहले जो थी वो कम थी, अब उसको हम मल्टीप्लाई बाय u2, इसकी वेलोसिटी और कम हो जाएगी 15 ग्राम्स। और इसकी वेलोसिटी कम होकर कितनी हो गई बेटा, इसकी वेलोसिटी कम होकर हो गई 1.23 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 1.23 मल्टीप्लाई बाय 15 से, तो अब इसका जो मोमेंटम हो गया वो कितना हो गया, 18.5 ग्राम्स मीटर पर सेकंड। अब प्लस कर लेते हैं मोमेंटम कोलिजन से पहले, जब कोलिजन यानी कि दोनों टकरा रहे हैं, टकराने वाले, तो उससे पहले इनके मास और वेलोसिटीज का प्रोडक्ट कितना था, देख लेते हैं प्लस करके। 20 प्लस 22 यानी कि 42.5 ग्राम्स मीटर पर सेकंड इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और यहां देखते हैं आफ्टर कोलिजन जब दोनों आपस में टकरा गए तो 24 प्लस 18.5 इज इक्वल टू 42.5 ग्राम्स मीटर पर सेकंड। जो भारी बॉडी होती है टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी हमेशा कम होती है और कम हो गई। सिमिलरली यहां पर भी कम हुई, दोनों आपस में टकराए तो उनकी वेलोसिटीज कम हुई, लेकिन इस तरह से कम हुई कि इनका टोटल मोमेंटम जो है वो क्या हुआ, टोटल मोमेंटम इनका हमेशा सेम रहा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।